दोस्तों, इजरायल अभी ईरान से हुए 12 दिन की युद्ध के बाद सबसे बड़ी मुश्किलों में फंसा हुआ है। देश में घरों का पुनर्निर्माण रुक गया है और पढ़े लिखे युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। बताएंगे पूरा मामला क्या है। इसके अलावा अमेरिका वेनेजुएला तनाव फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। क्या अमेरिका हमला करने की तैयारी में है? और ब्लैक सी से बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 2 ऑयल शिप पर ऐसा ड्रोन हमला किया है जैसा यमन के हौथी इजरायल से जुड़े जहाजों पर किया करते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई ने 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के साथ 12 दिन चले युद्ध के बाद अब इजरायल यानी ज़ायोनी शासन बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलिस्तीन पर कब्जा किए गए इलाके में इस समय 2 बड़े संकट एक साथ चल रहे हैं। पहला, युद्ध के बाद नष्ट हुए घरों और इलाकों का धीमा और बहुत मुश्किल पुनर्निर्माण, और दूसरा, पढ़े लिखे युवाओं और विशेषज्ञों का बड़े पैमाने पर देश छोड़कर विदेश जाना। द मार्कर अखबार के अनुसार युद्ध खत्म हुए 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन इजरायल अभी भी उसके भारी नुकसान से उबर नहीं पाया है। ईरानी मिसाइलों की वजह से करीब 700 लोग बेघर हो गए थे और अब तक सरकार तय नहीं कर सकी है कि नष्ट हुए घरों को कैसे दोबारा बनाया जाए। कैबिनेट ने एक प्लान सुझाया है जिसमें टूटे हुए घरों को गिराकर फिर से बनाने की बात कही गई है और लोगों को यह विकल्प दिया गया है कि वो नए अपार्टमेंट में चले जाएं या अपनी जमीन नई कीमत पर सरकार को बेच दें। लेकिन राजनीतिक झगड़ों और धार्मिक पार्टियों के विरोध के कारण इस प्लान पर भी अड़चनें आ रही। कई इलाकों के लोग, खासकर हाइफा जैसे शहरों के, बता रहे हैं कि पुनर्निर्माण का काम लगभग रुक गया है और चोरी लूट जैसी घटनाएं भी हो रही। एक निवासी ने कहा कि नुकसान सिर्फ उस दिन नहीं हुआ जब मिसाइल गिरी थी, अभी भी लोग परेशान हैं और हालात पहले जैसे नहीं हुए हैं। अब तक सरकार को करीब 50,000 शिकायतें मिल चुकी है, जिनमें से 39,000 सिर्फ घरों के नुकसान की है। मीडिया के मुताबिक कुल नुकसान लगभग 5 अरब शेकेल यानी लगभग 1.53 अरब डॉलर का है। सिर्फ पुनर्निर्माण ही नहीं, एक और बड़ी समस्या इजरायल के सामने खड़ी हो गई है और वह है प्रतिभाओं यानी टैलेंट का भारी पलायन। इजरायल के मीडिया के अनुसार गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 2 लाख लोग देश छोड़कर बाहर चले गए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि देश छोड़कर जाने वालों में ज्यादातर पढ़े लिखे और अच्छी आर्थिक स्थिति वाले युवा हैं। पिछले 1 साल में ही 900 डॉक्टर, 19,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और 3,000 से ज्यादा इंजीनियर इजरायल छोड़कर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और दूसरे देशों में बस गए। 75% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं, जो इजरायल के भविष्य की ताकत माने जाते थे। इस प्लान से इजरायल के हेल्थ सिस्टम पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही देश डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा था। सिर्फ पिछले साल में सरकार का करीब 1.5 अरब शेकेल यानी करीब 460 मिलियन डॉलर का टैक्स नुकसान हुआ है। टेक सेक्टर में भी यही हाल है। सिर्फ पिछले 1 साल में 8,000 से ज्यादा टेक एक्सपर्ट देश छोड़कर जा चुके हैं। अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो इजरायल को आने वाले समय में भारी आर्थिक और तकनीकी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि देश की असली कुशल ताकत यानी उसके युवा और विशेषज्ञ तेजी से विदेश जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को वेनेजुएला और उसके आसपास के एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच चल रहे तनाव के बीच यह कदम उठाया है। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में बहुत जल्द हमला करेगा, क्योंकि देश में बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क मौजूद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर लिखा, सभी एयरलाइनों, पायलटों, ड्रग डिलीवरों और मानव तस्करों से अनुरोध है कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने पर विचार करें। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा है। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की धमकियां कई बार दी जा चुकी है। ट्रंप प्रशासन तो उन्हें शुरू से ही
गैर कानूनी नेता मानता रहा है। अमेरिका सितंबर की शुरुआत से ही उन नावों पर हमले कर रहा है जिनके बारे में उसका दावा है कि वो कैरेबियन में ड्रग्स ले जाने वाले कार्टेल चलाते हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा है और उसने कैरेबियन इलाके में भारी सैन्य तैनाती भी कर दी है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। वाशिंगटन का कहना है कि उसकी पूरी कार्रवाई नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए है, लेकिन वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद मादुरो की सरकार को गिराना है। अमेरिकी सेना सितंबर की शुरुआत से अब तक कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में 20 से ज्यादा जहाजों पर हमला कर चुकी, जिन्हें ड्रग्स तस्करी वाला बताया गया था। इन हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन वाशिंगटन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिखा पाया है जिससे यह साबित हो कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया था वो सच में नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे या अमेरिका के लिए किसी तरह का खतरा थे। वैसे ट्रंप ने गुरुवार को ही अपने सैनिकों से बात करते हुए वेनेजुएला पर हमले का साफ संकेत भी दे दिया था। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन सी बेबी ने ब्लैक सी में रूस के 2 ऑयल शिप यानी टैंकरों पर हमला किया। ये दोनों शिप रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते हैं, जो अलग अलग देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोते हैं ताकि प्रतिबंधों से बच सकें। दोस्तों, यह हमला ठीक वैसा ही स्टाइल में किया गया है जैसा यमन के हौथी अक्सर इजरायल से जुड़े जहाजों पर करते थे। दरअसल पहले शिप विराट पर शुक्रवार को धमाका हुआ, शनिवार को उस पर फिर से हमला हुआ। तुर्की ने बताया कि जहाज को हल्का नुकसान हुआ है, आग नहीं लगी और सभी लोग सुरक्षित हैं। जहाज तुर्की तट से लगभग 30 मील दूर था। दूसरा शिप का नाम कैरोस है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी, लेकिन बाद में आग बुझा दी गई। इसमें मौजूद 25 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए। दोनों जहाज गाम्बिया के झंडे लगाए हुए थे, लेकिन रूसी ऑयल ढो रहे थे। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ये ऑपरेशन एसबीयू और नौसेना ने मिलकर किया और दोनों जहाजों को इतना नुकसान हुआ है कि वे अब इस्तेमाल लायक नहीं बचे। उनका दावा है कि इससे रूस की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि रूस की ओर से इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया गया है। वैसे आपको बता दी कि यह हमला यूक्रेन ने ऐसे समय किया है जब अमेरिका एक शांति प्रस्ताव रखा है और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष इस पर सहमत है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।